जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सराहना इसमें आपका स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लें। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। सारी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उन गलतियां आपकी नहीं होंगी। इसमें जो भी फैक्ट्स हैं या फिजिकल ज्योग्राफी हुई, जो भी चीज़ें हैं, सब इसमें हम एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो हम डाल रहे हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये वर्ल्ड मैप है, देख ही रहे हैं। और इसमें हम शुरू करते हैं धाराओं से। धाराएं हम जानते हैं पृथ्वी की उष्मा को नियंत्रित करने के लिए धाराएं चलती हैं समुद्र में। उन्हीं धाराओं की चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सबसे पहले ये विसुवतीय धारा है, ये चलती है। तो विसुवतीय धारा यहाँ इसी तरह से आती है। ये विसुवतीय धारा यहाँ हो जाती है एंटीलीज धारा। क्या हो जाती है? एंटीलीज धारा के रूप में कैरिबियन सी में प्रवेश करती है। एंटीलीज धारा, ये कौन सा समुद्र? ये है सी है, ये है कैरेबियन सी। फिर ये मैक्सिको खाड़ी में प्रवेश करती है। फिर यहाँ से फ्लोरिडा धारा के रूप में बाहर निकलती है। कौन सी धारा है? फ्लोरिडा धारा। ये यहाँ पर सारगैसो सागर है, उत्तरी अटलांटिक में ही, ध्यान दीजिएगा। ये है सारगैसो। सब कुछ पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ये कौन सी धारा है? फ्लोरिडा धारा के रूप में बाहर आती है, फ्लोरिडा धारा। ठीक। फिर यहाँ से आगे बढ़ती है तो ये हो जाती है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी धारा हो जाती है? गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक। और यहाँ से आगे बढ़ती है गर्म धारा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विषुवत रेखा से जो ऊपर धारा जाएगी या विषुवत रेखा जो नीचे धारा जाएगी वो गर्म होगी। ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की तरफ जो भी धाराएं, चाहे दक्षिणी ध्रुव से विषुवत की तरफ जाए, चाहे उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आए, वो कौन सी धाराएं होंगी? ठंडी धाराएं होंगी। यहाँ से आगे बढ़ती है, ऐसे निकल जाती है। तो एक शाखा तो जाती है ऐसे नॉर्वे के पास से निकलती है, ऐसे जाती है। ये है नॉर्वेजियन धारा। कौन सी धारा है? नॉर्वेजियन धारा। ये यहाँ आई। और ये एक शाखा ग्रीनलैंड के इस किनारे से निकलती है। ये है इरमिंगर धारा। कौन सी धारा है? इरमिंगर। ठीक। एक धारा ये आती है यहाँ से, ये होती है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। चूंकि ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से बहती थी, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ग्रीनलैंड धारा। ठीक। और इसी तरह से एक धारा यहाँ से आती है, ऐसे आती है। ये कौन सी? डेविस जलसंधि होते हुए तो ये आती, यहाँ मिलती है इसमें। तो ये है कौन सी? लैब्राडोर धारा। कौन सी धारा है? लैब्राडोर धारा। अब चूंकि ये देखिए ऊपर से आ रही है ना, ध्रुवों की तरफ से, तो कौन सी धारा होगी? ये ठंडी धारा। इसी तरह से पूर्वी ग्रीनलैंड धारा कैसी होगी? ठंडी धारा। लेकिन बाकी जो हैं, जो इधर से जा रही हैं, जैसे ये गल्फ स्ट्रीम हुई, एंटीलीज हुई, फ्लोरिडा हुई, गल्फ स्ट्रीम हुई, इरमिंगर धारा हुई, नॉर्वेजियन धारा हो गई, ये एक गर्म धारा है। कैसी धाराएं हैं? चूंकि विषुवत रेखा से आ रही हैं, गर्म धारा। इसी करंट की नॉर्वेजियन धारा की वजह से ये जो इधर वाला पोर्शन होता है, जो हमेशा बर्फ से ये सब ढका रहना चाहिए, नॉर्वे के साइड में ये सब चीज़ें, चूँकि आर्कटिक सर्कल के करीब है, लेकिन ये बर्फों महीने खुले रहते हैं, बंदरगाह इनके इसीलिए खुले रहते हैं क्योंकि ये नॉर्वेजियन करंट यहाँ पर बहती है। गल्फ स्ट्रीम की एक शाखा जो है, अब देखिए गल्फ स्ट्रीम की एक शाखा इधर भी आती है, तो एक शाखा इधर चली जाती है, एक शाखा ये चूँकि इधर आते आते थोड़ी सी वो ठंडी हो जाती थी, हो गई कनारी धारा। यहाँ तक ये जो शाखा इधर जाती है, रेनेल धारा, एक गर्म होती है। लेकिन कनारी कैसी धारा है? ठंडी धारा है। कनारी ठंडी धारा, और इधर जो है रेनेल धारा, कनारी ठंडी धारा। ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको ये धाराएं यहाँ की सारी हो गई उत्तरी अटलांटिक। अब नीचे दक्षिणी अटलांटिक की देखिए। अब ये पश्चिमी पछुआ पवन है, ऐसे जाता है। ठीक। ऐसे बहता पूरा पश्चिमी पछुआ पवन, ये हवा इनको ले जाता, चूँकि ध्रुवों की तरफ है तो ठंडी होती हैं। यहाँ से एक करंट इधर जाती है। ये कौन सी धारा है? ऐसे जाके इसी प्रवाह में मिल जाती है। तो ये है बेंगुएला धारा। ये कौन सी धारा है? चूँकि नीचे से जा रही है ऊपर, तो ये ठंडी धारा। ये कैसी धारा है? ठंडी धारा है। ठीक। और यही धारा जब यही चेंज होके आती है नीचे, ऐसे इधर इस तट पे, तो कौन सी धारा ये हो जाती है? ये ब्राज़ील धारा। चूँकि ब्राज़ील के तट पे बहती है, तो ये कौन सी धारा है? ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका में, इस किनारे पर ही ब्राज़ील बहुत बड़ा देश है। तो ब्राज़ील धारा कैसी है? चूँकि ऊपर से नीचे आ रही थी, कैसी है? गर्म धारा है। ठीक।
और ये एक धारा यहाँ से आती है, फाकलैंड धारा, ठीक। तो ये कैसी धारा होगी? ठंडी, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही, फाकलैंड, ठीक है। ये हो गई दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं। अब हिंद महासागर की धाराएं देखते हैं। देखिए ये धारा गई, ये तो चली गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से चूँकि जो मानसूनी पवनें चलती हैं, मानसूनी पवनों की वजह से एक धारा यहाँ से आती है, ये मोजाम्बिक धारा है, मोजाम्बिक धारा, ये गर्म धारा है, ठीक। चूँकि ये मोजाम्बिक के बगल से गुजरती है तो मोजाम्बिक धारा हो गई। और एक धारा इसी की एक शाखा इधर से आती है, इधर से आके इसी पश्चिमी पछुआ प्रवाह मिलती है। चूँकि मेडागास्कर के बगल से, तो ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के बगल से आती है, तो कौन सी धारा हो गई है? कौन सी? मेडागास्कर धारा हो गई, ठीक है। मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर धारा। ये जाती है धारा ऐसे 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 जाती है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर ऐसे मुड़ती है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ये जो है, ये पश्चिमी कौन सी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कैसी है? ठंडी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है। ये हिंद महासागर की धाराएं हो गई। अब आते हैं यहाँ ऊपर, ये प्रशांत, चूँकि ये और इधर ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की धाराओं में देखते हैं। देखिए प्रशांत महासागर की धाराओं में ये जो धाराएं हैं, जो देखिए ये इक्वेटर से चलती हैं, तो ये ऐसे आती हैं, ऐसे धारा आएगी ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे राउंड मारती हैं धाराएं, धारा मतलब ये, तो ये हो गया क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा। अब यहाँ देखिए कैसी धारा है? गर्म धारा, गर्म धारा क्यूरोसियो, इधर से गई फिर आके यहीं पर मिल गई विषुवत पवन में। एक धारा यहाँ से ऐसे जाती है, ये देखिए जापान है, जापान के इधर जो जाती है नीचे से इधर इस तरफ चली जाती है, क्यूरोसियो धारा है। और जो इधर जाती है ये है सुसीमा धारा। कौन सी है? सुसीमा, ये है गर्म धारा। और इधर क्यूरोसियो धारा है, ये भी गर्म धारा है। लेकिन यहाँ से एक धारा आती है, ये बेरिंग जलसंधि से, कहाँ से आती है? बेरिंग जलसंधि से एक धारा आती है, ये है चूँकि ऊपर से नीचे आ रही थी, क्यूराइल। कौन सी धारा है ये? क्यूराइल धारा। ये कैसी धारा है? ये ठंडी धारा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव की तरफ से आ रही है, तो ये ठंडी धारा है, ये आकर के यहाँ मिलती है। अब देखिए जहाँ भी सुसीमा धारा यहाँ जा रही है, ये भी है, तो यहाँ गर्म धारा इधर जा रही है, ठंडी धारा उधर से आ रही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जापान में मछली पालन के बहुत बड़े केंद्र हैं। और यहाँ पर देखिए लेब्राडोर धारा और ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ मिलती है। तो यहाँ पर मत्स्यन का केंद्र, ग्रांड बैंक, मत्स्यन का केंद्र, ये ग्रांड बैंक है। ग्रांड कौन सा है? ग्रांड बैंक। अब आते हैं इसी करंट में, इधर देखिए ये जो धारा हमने बताया जो आती हैं ये ऐसे आएंगी, ये चिली के तट से ऐसे जाती है धारा, ये पेरू धारा है। कौन सी धारा है? पेरू धारा। ये चूंकि नीचे से आ रही थी, ये कैसी धारा? ठंडी धारा। ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा सा अल-नीनो ला-नीनो यहीं से पड़ता है। ये जब धाराएं गर्म होती हैं तो अल-नीनो होता है, ठंडी होती है तो ला-नीना होता है। अब यहाँ देखिए ये धारा यहाँ से जब आती है ये, तो ये फ्लोरिडा धारा हो जाती है। ऊपर से चूंकि आ रही है, सॉरी फ्लोरिडा नहीं, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा तो धारा, कैली कौन सी धारा? कैलिफोर्निया। कैसी धारा है? ऊपर से नीचे आ रही, ठंडी धारा हो गई, ठीक। और ये हमने बताया है, ये जो बेरिंग जलसंधि यहाँ पर दिख रही है, यही बेरिंग जलसंधि यहाँ हमने दिखा दी है। कौन सी धारा यहाँ से आती है? क्यूराइल धारा। एक कैसी है? ठंडी धारा। अब इस तरह से सारी धाराएं लगभग हो गई हैं, और कोई हमें नहीं लग रहा है कि पेरू धारा यहाँ आपने देख ही लिया, पेरू धारा। और यहाँ पर अटलांटिक की सारी धारा हो गई, यहाँ की सारी धाराएं हो गई, और वहाँ के भी इतने ही लगभग यहीं से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन सी जलसंधियाँ हैं। जलसंधियों को देखते हैं। प्रमुख जलसंधियों में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, शुरू करते हैं। पहले अटलांटिक से शुरू करते हैं। हमने धाराएं अटलांटिक से शुरू किए थे, तेज जलसंधियों को हम ये जान रहे हैं, ये जो बना हुआ है सारगैसो सागर है। क्या है?
सारगैसो सागर एक तरह से डेड सागर है, इसमें कुछ होता नहीं है। सारगैसो केवल घास होती है। ये अटलांटिक महासागर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रवाह मतलब पानी एकदम सीमित है। जैसे चूँकि गल्फ स्ट्रीम जाती है इधर, ये विषुवतीय धारा होती है, तो यहाँ का जो है ये एक तरह से छाया वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश ही कहेंगे। ये पानी हिलता नहीं, स्थिर रहता। तो यहाँ पर एक सारगैसो घास, समुद्री घास होती उगाती है, तो इसीलिए इसको सारगैसो सागर कहा जाता है। ये देख लीजिए, ये अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक की जल संधियाँ जो है, तो यहाँ पर ये कैरेबियन सी है और ये ऊपर मैक्सिको की खाड़ी है। ये जो चैनल है यूकाटन चैनल है, यूकाटन चैनल, ठीक। यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी के बीच में एक चैनल है, जो ये है यूकाटन चैनल। और ये जो है मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक के बीच में ये जो चैनल है, यही जल संधि है। क्या है ये? फ्लोरिडा, चूँकि ऊपर फ्लोरिडा अमेरिका की यूएसए का, फ्लोरिडा जल संधि किसके बीच में है? मैक्सिको की खाड़ी और किसके बीच में? अटलांटिक के बीच में। अब एक चैनल यहाँ है, ऊपर आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर है, और नीचे अटलांटिक है। यहाँ लिख देते हैं अटलांटिक, अटलांटिक महासागर है तो उत्तरी अटलांटिक में। तो ये जो चैनल है डेनमार्क, डेनमार्क चैनल, डेनमार्क जल संधि है। ये कौन सी जल संधि है? डेनमार्क जल संधि। और ये बैफिन की खाड़ी, ऊपर क्या है? बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, और नीचे अटलांटिक है। तो ये जो जल संधि है इसे कहा जाता है, कौन सी जल संधि है? डेविस, डेविस जल संधि है, ठीक है। ये तो हो गई अटलांटिक की, ये 3-4 जल संधियाँ यहाँ पे। और इसके बाद आते हैं, यहाँ आगे आते हैं अटलांटिक की ही सागा। तो ये देखिए भूमध्य सागर, ये पड़ता ना, ये क्या है? ये अफ्रीका है, अफ्रीका इधर यूरोप है, बीच में भूमध्य सागर, ठीक। अब ये जो जल संधि है अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है, एक जल संधि है, देखिए यहाँ पे, यह है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? अटलांटिक को भूमध्य सागर से, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक। ये ब्रिटेन है, क्या है? ब्रिटेन है, और ये आयरलैंड है। अब देखिए यहाँ पर एक चैनल है, ये चैनल जो गैप है, तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में जो है डोवर जल संधि। कौन सी है? डोवर, डोवर जल संधि। ये पूछा जाता है कौन कौन से है। ये उत्तरी सागर है, और ये नीचे अटलांटिक या इंग्लिश चैनल है। ये इंग्लिश चैनल है, इधर इंग्लिश चैनल है, उत्तरी सागर है। अब यहाँ देखिए ऊपर आयरिश सागर है, नीचे अटलांटिक है, तो अटलांटिक और आयरिश के बीच में ये जो जल संधि है, क्या है ये? नॉर्थ चैनल, जिसे कहते हैं नॉर्थ चैनल। इसका नाम ही नॉर्थ चैनल। किन देशों को अलग करती है? ये अलग करती है आयरलैंड को इंग्लैंड से, नॉर्थ चैनल। और कौन सा? ये ऊपर जो आयरिश सागर है, नीचे अटलांटिक है। अब इधर ये जल संधियाँ हो गई। अब भूमध्य सागर की जल संधि देखिए। अब देखिए इटली और सिसिली के बीच में एक संधि है, मेसिना। कौन सी जल संधि है? मेसिना। ये इटली है और उसके नीचे सिसिली है, इन दोनों के बीच में मेसिना जल संधि हो गई। और कोर्सिका सार्डिनिया के बीच में एक संधि है, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में भी एक जल संधि है। और यहाँ देखिए ये है काला सागर, काला सागर ये है। काला सागर यहाँ बीच में मरामरा सागर जो है, इसके बीच में काला सागर, ये देखिए यहाँ पे, और उसके जस्ट बाद मरामरा सागर है, ये यहाँ मान सकते हैं ये। तो काला और मरामरा के बीच में कौन सी है? ये है बास्फोरस, बास्फोरस जल संधि, ठीक। और
मरा सागर और एजियन सागर, ये मरा इधर, ये मरा हो गया, इधर नीचे जो भूमध्य सागर का विस्तार है एजियन सागर, एजियन सागर। ये हो गया डार्डेन लीज, डार्डेन लीज जल संधि। ठीक, और यहाँ देख लीजिए ये जो अलास्का वाला पोर्शन है, ये अलास्का वाला पोर्शन है और रूस वाला पोर्शन, यहाँ से बेरिंग जल संधि है। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। किसके बीच में है? बेरिंग जल संधि। ऊपर जो है बेरिंग सागर है और नीचे प्रशांत है, प्रशांत महासागर, ये नीचे। अब इधर का तो हो गया, अब इस तरफ आइए, यहां देखिए, यहां पर है ये गिनी की खाड़ी और उत्तरी सागर के बीच में एक जल संधि है, ये है टॉरेस, टॉरेस जल संधि। ये गिनी है और नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इन दोनों के बीच में कौन सा है? टॉरेस जल संधि है। और ये वास जल संधि, तस्मानिया है, ये नीचे तस्मानिया है, ऊपर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है? यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर, वास। इसी तरह से अगर हम न्यूजीलैंड नीचे नहीं दिख रहा होगा, न्यूजीलैंड द्वीप है, तो 3 द्वीप अगर मान ले, ये छोटा द्वीप, ये मध्य का, यहाँ छोटा सा और है, तो जो न्यूजीलैंड के ऊपर वाले दोनों पोर्शन है कुक जल संधि है यहाँ पे, और जो नीचे वाला जल संधि है ये है फोवेक्स, फोवेक्स जल संधि है। ठीक है, न्यूजीलैंड का है ये, न्यूजीलैंड मान लिया इसको, ये नीचे है, दिख नहीं रहा, हमने यहाँ लिख दिया न्यूजीलैंड। अब यहाँ आते हैं, ये देखिए जो जापान है, ये जापान है, जापान फैला हुआ है। जापान के ऊपरी वाला जो द्वीप है और ये चटका प्रायद्वीप के पास जो स्थान है, ये सुगारू जल संधि है, सुगारू। और एक जल संधि ये है, सुगारू जल संधि मतलब जापान सागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों के बीच में है सुगारू। सुगारू जल संधि कहाँ? जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में। अब यहाँ आइए हिंद महासागर में, तो ये एक तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है, पाक जल संधि। ऊपर हिंद महासागर है, नीचे पाक की खाड़ी है, ऊपर बंगाल की खाड़ी है और नीचे पाक की खाड़ी है। अब यहाँ आइए देखिए, यहाँ पर मलेशिया है और इधर से इंडोनेशिया चलता है, बीच में ये जो गैप है ये है मलक्का जल संधि, बहुत फेमस है मलक्का। चीन का लगभग 80% जो ईंधन का रूट है ये मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि ये किसके बीच में है? इधर तो अंडमान सागर है अपना, और इधर कौन सा सागर है? इधर दक्षिणी चीन सागर है। और फिर एक जल संधि देखिए यहाँ पर है, ये है सुंडा, यहीं एक गर्त भी है, बहुत गहरी गर्त है, सुंडा जल संधि है। नीचे जावा सागर है, ऊपर नॉर्थ चैनल, ऊपर जावा सागर है और नीचे हिंद महासागर है। एक जल संधि यहाँ पर भी है, नीचे जावा सागर है, ऊपर उत्तरी सागर है, ये है। और इसके बाद एक यहाँ की जल संधि हो गई, और एक देखिए मोजाम्बिक चैनल है। कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। ये जो ये मेडागास्कर है और इधर मोजाम्बिक एक देश है, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में जो चैनल है मोजाम्बिक चैनल है। 2 और जल संधियाँ पूछी जाती हैं, एक तो ये यहाँ पर ऊपर ईरान है, इधर जो यमन है, तो ये है होर्मुज, होर्मुज जल संधि है। और एक हिंद अरब सागर और इसके बीच में है लाल सागर, इसके बीच में बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब। और ये फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच में जो है होर्मुज जल संधि है, फारस खाड़ी ये है और ईरान और यमन के बीच में है ये। ठीक है, तो ये 2 जल संधियाँ यहाँ पे हैं। एक जल संधि यहाँ पर है मैगलन जल संधि, दक्षिणी अमेरिका के एकदम नीचे की तरफ मैगलन जल संधि है एक जल संधि ये है।
और मेरे ख्याल में लगभग सभी जलसंधियाँ पूरी हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रमुख हमारे पास हमारे विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं और प्रमुख घास के मैदान कौन से हैं। जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी शरण आईएएस में आपका स्वागत है। स्पीडी ज्योग्राफी की इस क्लास में हम देखेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल और घास के मैदान। सबसे पहले विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उत्तर अमेरिका देखते हैं। ये देख रहे हो माई वर्ल्ड मैप आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें उत्तर अमेरिका ये है और यहाँ के नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे ये सोनोरन और मोहावे दो हैं। इसमें सोनोरन यूएसए में पड़ता है और मोहावे जो है थोड़ा सा हिस्सा इसका मैक्सिको में भी है। अब उसके नीचे आते हैं, अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल, अगर आप चिली के ऊपरी क्षेत्र में देखें, चिली का ऊपरी किनारा जो है देखें तो आटाकामा है। ये क्या है? आटाकामा मरुस्थल है। और नीचे देखिए, नीचे अर्जेंटीना के सबसे नीचे हिस्से में एकदम जहाँ पर दक्षिण अमेरिका ख़त्म होता है वहाँ से लेकर के थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे तो पेंटागोनिया है। क्या है? पेंटागोनिया का मरुस्थल है। यहाँ आप समझ गए होंगे, दो मरुस्थल यहाँ हो गए। इसके बाद अफ्रीका में आते हैं, तो जो पूरा अब ऊपर में अफ्रीका में दिख रहा है ये देखिए, ये पूरा जो डॉट है ये पूरा क्या है? सहारा। अब नीचे आइए तो नीचे ये नामिब है। इस पूर्वी किनारे पर क्या है? नामिब मरुस्थल है, नामिब। और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं बीच में ये कालाहारी है। कालाहारी किस देश में पड़ता है? ये बोत्सवाना में है। कहाँ है? बोत्सवाना में। और नामिब जो है जैसे नाम से पता है नामीबिया में। दो मरुस्थल है। एक देखिए यहाँ पड़ता है, जो हार्न ऑफ अफ्रीका निकला हुआ है, ये सोमाली है। इसका नाम, मरुस्थल का नाम है सोमाली। सोमालिया में पड़ता है, तो ये सोमाली, ये भी मरुस्थल है। अब आते हैं अरब प्रायद्वीप। जो ये अरब प्रायद्वीप आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, ये हमद, नाफूद और रब अल खाली इतने हैं। ये पढ़ते हैं कहाँ पे? ये कहाँ पढ़ते हैं? ये अरब प्रायद्वीप में मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप के मरुस्थल हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गए। अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान में, पूर्वी ईरान में जो पड़ता है, पूर्वी ईरान में मैप में दिखेगा नहीं साहब, तो पूर्वी ईरान में दस्ते लुट और दक्षिणी ईरान में दस्ते कबीर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ये देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें पड़ता है। तुर्कमेनिस्तान में एक काराकुम है, पूछा गया कई बार। तुर्कमेनिस्तान में मरुस्थल है कौन सा? काराकुम। ये वाला क्षेत्र है, ये दिख रहा होगा आपको। और एक काजिलकुम है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। उज्बेकिस्तान में कौन सा पड़ता है? काजिलकुम पड़ता है। ठीक है, मंगोलिया वाले क्षेत्र में गोबी मरुस्थल एक पड़ता है। ये चीन और मंगोलिया मिला के पड़ता है, चीन मंगोलिया। ठीक है, चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। भारत में थार जानते ही हैं, भारत में थार है। और इसके अलावा अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे ये है, कई हैं, जैसे गिब्सन है, सिम्पसन है, लिख देते हैं गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट सैंडी है, विक्टोरिया है। कई मरुस्थल यहाँ पर, और एक आध दो मरुस्थल हैं, सब मिलके यही पश्चिमी तट पे ही हैं सारे। ये मरुस्थल हो गए। तो इस तरह से, और इसके बाद तकलामाकन एक है दक्षिणी प्रांत में, चीन के दक्षिणी सिक्यांग प्रांत में तकलामाकन एक है। भारत का थार आपने देख ही लिया। तो इतने सारे मरुस्थल आपके पास हैं। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम घास के मैदानों की। घास के मैदान सबसे पहले उत्तर अमेरिका से ही शुरू करते हैं। तो ये प्रेयरी का घास का मैदान, ये लगभग ये पूरा क्षेत्र जो है प्रेयरी है। यहाँ पर गेहूँ खूब पाया जाता है। इसमें यूएसए और कनाडा ये मिला करके उत्तरी पोर्शन इसका, और कनाडा मिला करके ये है। अगर दक्षिण अमेरिका में बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में ऊपरी क्षेत्र वेनेजुएला में सेल्वास, उत्तरी अमेरिका में
ये देखिए 3 है, सेल्वास है और सेल्वास का क्षेत्र है, इसके बाद जो है कैंपास है, पंपास है, 3 है, लानोज है। तो ऊपर वाला जो ये वेनेजुएला में पड़ता है इसे लानोज कहते हैं। क्या है? लानोज। और जो अमेजन वाला पूरा क्षेत्र में, जो अमेजन नदी के क्षेत्र बेसिन में अमेजन जंगल जो जिसका नाम से हम जानते हैं वो है सेल्वास, उसे क्या कहते हैं? सेल्वास। और इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो कैंपास है, ये जो अफ्रीका के ब्राज़ील के पूर्वी तट पे जो बना हुआ है ये है कंपास घास के मैदान। और पराग्वे पूर्वी तट पर ये पंपास है, ये घास के मैदान है। अब अगर यहाँ की बात करें यूरोप की, तो पूर्वी यूरोप में जितने हैं, पूर्वी यूरोप यहाँ लिख देते हैं, पूर्वी यूरोप, इसमें यूक्रेन है, रूस है, ये पूरा क्षेत्र मिलाकर के स्टेपी, लगभग ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ देखिए ये यूरोप वाला क्षेत्र, तो यहाँ से हम चलते हैं तो ये ऐसे ये क्षेत्र, मतलब ये इसके ऊपर वाला, ये जो कैस्पियन सागर है इसके ऊपर वाला ये पूरा क्षेत्र स्टेपी का है। और इसके पश्चिम वाला क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप में पुस्टाज, यूरोप के घास का मैदान क्या कहा जाता है? पुस्टाज। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में ये जो पोर्शन है, ये देखिए वेल्ड है, ये दक्षिण अफ्रीका में इसे बेल्ट कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पूर्वी तट पर जो घास के मैदान उसे बेल्ट कहते हैं। और ये जो सर्किल आप देख रहे हैं सहारा के नीचे, ये है सवाना घास के मैदान। यहाँ अधिकतर जो बड़ी बड़ी घासें पाई जाती हैं, अधिकतर जो जंगली जानवर पाए जाते हैं, सफारी वफारी सब यहीं होती है, सवाना घास के मैदान है। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर देखिए तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यहाँ पर डाउन्स हैं। कौन से घास के मैदान है? डाउन्स। और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है, न्यूजीलैंड के पूरे जो क्षेत्र है उसमें कैंटरबरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरह से घास के मैदान अगर आते हैं तो आप आराम से लिख लेंगे कौन से घास के मैदान कहाँ है। एक चीज़ इसमें और मैं बताना चाहूँगा, जो अभी मैंने मरुस्थल बताया तो कैसे हुए मरुस्थल, जैसे देखिए सोनोरन महावे हमने यहाँ बताया था, तो ये क्यों बने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ कैलिफोर्निया धारा है, ये ठंडी धाराएं जहाँ भी जाती हैं उसके तट पर जो है मरुस्थल का विकास हो जाता है, क्योंकि ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनाती हैं। और उच्च वायुदाब के क्षेत्र होने की वजह से ऊपर से हवाएं नहीं आती हैं, उतरती नहीं हवाएं, इसलिए जो बारिश होती नहीं है और ये बन जाते हैं। यहाँ देखिए सोनोरन महावे के पास कैलिफोर्निया ठंडी धारा, इधर आप आइए अटागामा के पास पेरू ठंडी धारा, फिर आप दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पे जाएंगे तो यहाँ फाकलैंड ठंडी धारा, यहाँ पर अटाकामा बन गया, पेंटागोनिया बन गया। इसके बाद और आगे जाएंगे तो नाबी मरुस्थल, इस तरफ से कौन धारा? बेंगुएला धारा जाती ठंडी धारा। और सहारा के इस बगल से क्या आती है? ये है कनारी ठंडी धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा, ये इसकी वजह से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल वो बने हैं। और इसके अलावा भारत का थार मरुस्थल है, जो मानसूनी वर्षा है ये जाती है तो यहाँ पश्चिमी छोर तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है, और इसलिए यहाँ थार का मरुस्थल का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ भी इस तरह से मध्य अक्षांशों के बीच ठंडी धाराओं के कारण या प्रायद्वीप में या महाद्वीप में पश्चिमी छोर पर अक्सर मरुस्थल का डेवलपमेंट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरण आईएएस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। स्पीडी ज्योग्राफी की 2 क्लास हमने अपलोड की हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे जलसंधियाँ हुई, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, घास के मैदान से आते हैं, कौन सा घास का मैदान कहाँ पे है, जलधाराएँ हुई, कौन से जलधाराएँ कहाँ पर हैं। तो इस तरह से बहुत शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी। इसी तरह से रिवीजन ये क्लास है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे समुद्र में जो नमक होता हो, कौन कौन सा नमक होता है, कितनी मात्रा में होता पूछा गया अक्सर। इसके बाद क्रस्ट की संरचना में कौन से तत्व ज़्यादा होते हैं, कौन से शहर सर्वाधिक पॉपुलेटेड शहर कौन कौन से हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा भी जैसे सबसे बड़े छोटे ग्रह, स्थानीय पौने, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। उसको अगर दोहरा लेंगे तो बहुत अक्सर जो जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपको आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस प्री के लिए। शुरू करते हैं। पहले समुद्र में जल में जो नमक होता है, लवण होता है, उसमें कितनी प्रतिशत मात्रा, किस लवण की कितनी प्रतिशत मात्राएं होती हैं? तो सबसे ज़्यादा होती है सोडियम क्लोराइड NaCl। सामान्य नमक जो हम लोग खाते हैं कितनी होती है? 77.8% होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% होती है। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% होता है। कैल्शियम सल्फेट 3.6% होता है।
पोटेशियम सल्फेट कितना होता है 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। ये होता है जो समुद्र का जल होता है उसमें लवण की जो संरचना होती है, साल्ट की जो संरचना होती है वो ये होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इस तरह से होता है। आप देख लीजिए कई बार पूछा गया क्रस्ट की संरचना में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है, तो क्रस्ट के निर्माण में कुल 110 तत्व भाग लेते हैं, लेकिन 8 तत्व ही 98% क्रस्ट का निर्माण कर देते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। सबसे ज़्यादा 47% ऑक्सीजन होता है। फिर सिलिकन होता है, क्या होता है, सिलिकन दूसरे नंबर पे है, सिलिकन 28% होता है, एल्युमिनियम 8% होता है, आयरन 5% होता है। तो इस तरह से 4 हमने दे दिया है और बाकी 110 तत्व भाग लेते हैं इसमें, जिसमें 8 तत्व ही 98% क्रस्ट का निर्माण कर देते हैं। अब इधर आते हैं, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन कौन से हैं, अक्सर पूछा जाता है। क्रम पूछ लिया, मिलाने वाला पूछ लिया, कौन सा शहर, कौन सी कितनी पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर टोक्यो है, जापान की राजधानी, 3.7 करोड़ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलेशन है, टोक्यो में। फिर दिल्ली में 3.38 करोड़, संघाई जो चीन में है 2.98 करोड़, ढाका में 2.39 करोड़, ये चौथे नंबर पर है। साओ पाउलो ब्राज़ील का एक शहर है, 2.28 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या। काहिरा मिस्र की राजधानी है, 2.26 करोड़ है। मैक्सिको सिटी 2.25 करोड़ है। फिर बीजिंग में 2.21 करोड़ है। मुंबई की जनसंख्या कितनी, 2.16 करोड़। और 10वें नंबर पर ओसाका है भी जापान में, 1.89 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या। इस तरह 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर विश्व के। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अभी तक जानते हैं चीन था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, 30 सितंबर 2024 की, ये भी 2024 की लेटेस्ट डाटा है, 2024 के डाटा के अनुसार जनसंख्या दी हुई है। इसके बाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, 30 सितंबर 2024 के डाटा के अनुसार भारत नंबर 1 पर आ गया। पहले चीन था, भारत हो गया है। 1 अरब 1.4272 अरब है। और आगे जनसंख्या पूरा हमने नहीं लिखा है, एक अप्रॉक्सीमेट जान जाइए। चीन की जनसंख्या कितनी है, 1.4251 अरब। अमेरिका की 35 लगभग अप्रॉक्स 35 करोड़। इंडोनेशिया की लगभग 22.99 करोड़ है, तो 23 अप्रॉक्स हमने लिख दिया, 23 करोड़। पाकिस्तान की 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान 22.51 करोड़, ये डिसेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया आता है, नाइजीरिया 15.47 करोड़ है, 6वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर ब्राज़ील है, 21.85 करोड़। बांग्लादेश की जनसंख्या 16.22 करोड़, 8वें नंबर पर है। फिर 9वें नंबर पर रूस है, 14.414 करोड़। मैक्सिको है 12.65 करोड़, ये 10वें नंबर का शहर है। इस तरह से 10 शहर हैं, भारत, चीन, अमेरिका, 10 देश हैं, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। ये टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं और ये टॉप 10 पॉपुलेटेड शहर हैं। अब आते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, उनका क्रम भी कई बार पूछा गया है, देख लेते हैं यहाँ पर। एंडी सबसे लंबी है, कहाँ पर है ये, बोल्विया शुरू होती है, दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊपरी सिरे शुरू होती है, नीचे तक जाती है, पेरू और चिली, तो ये 7000 किलोमीटर लगभग है, सबसे लंबी। फिर राकी है, यूएसए के पश्चिमी तट पर है, वो वहाँ पर जो है ये 48 किलोमीटर लंबी है, पूरा उत्तर से दक्षिण तक, कनाडा से लेकर के यूएसए तक फैली हुई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है, 4500 किलोमीटर लंबी है। फिर ट्रांस अंटार्कटिक रेंज ये 3500 किलोमीटर है। कुनलुन पर्वत जो ये है, ये मंगोलिया के आसपास है, ये पूरा मध्य एशिया में है, 3000 किलोमीटर लंबा है। यूराल पर्वत यूरोप का है, ये 2500 किलोमीटर है। एटलस 7वें नंबर पर है, ये कितना है, 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हिमालय उसके बाद 8वें नंबर पर आता है, इसकी लंबाई कितनी, 2400 किलोमीटर। इस तरह से एंडीज सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज है। फिर राकी है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फिर ट्रांस अमेरिकन रेंज है, कुनलुन पर्वत है, फिर यूराल है, एटलस है, हिमालय है। कहाँ है आप लोग देख लिए। इसके बाद जो है ग्रह, जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये सब लोग जानते हैं, अक्सर रहते हैं, लेकिन अगर भूल जाता तो एक बार देख लीजिए। बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे जस्ट छोटा शनि है, उससे जस्ट छोटा अरुण है, फिर चौथे नंबर का वरुण है, फिर उससे छोटा पृथ्वी है, पृथ्वी चौथे नंबर का है, 1 2 3 4 5वें नंबर सबसे छोटा ग्रह, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। इस तरह से इनका क्रम है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, और पृथ्वी की जो रखा जाता है वरुण और शुक्र के बीच में। और इसके बाद ये जो है अगला है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इसमें ये देखिए क्रोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, मोना लोआ हवाई द्वीप में, अक्सर मिलाने वाला पूछा जाता है। क्रोटोपैक्सी कहाँ, मोना लोआ कहाँ, माउंट कैमरून में, नाम से ही पता चल रहा है। माउंट टिरेबस रास द्वीप या अंटार्कटिका में,
है माउंट एटना सिसिली, इटली का एक द्वीप है सिसिली, नीचे वहाँ पे है। विसुवियस, ये नेपल्स की खाड़ी में, इटली में ही पड़ता है, ये भी विसुवियस भी, ये माउंट एटना, ये भी। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का इसके प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, इसमें से अग्नि फूटती रहती है हमेशा, लिपारी द्वीप पे है। क्राकाटोवा इंडोनेशिया में है। चिम्बराजो इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जो है जापान में बहुत फेमस है। माउंट पिनाटुबो कहाँ है? फिलीपींस में है। देमबंद ईरान में है। कोह सुल्तान ईरान में है। किलिमंजारो तंजानिया में, किलिमंजारो पर्वत भी है, किलिमंजारो तंजानिया में ज्वालामुखी भी है। स्थानीय पौने, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं स्थानीय पौनों से भी विश्व के। तो चिनूक यूएसए में है। इराकी पर्वत के पूर्वी ढालों से पश्चिम तट में है, हम जानते हैं अमेरिका, उत्तर अमेरिका के, कनाडा और उत्तर अमेरिका, उसके पूर्वी ढालों से उतरता है जब ये, तो गर्म और अस्थानीय पवन होने की वजह से वहाँ पर अक्सर जो है उस क्षेत्र को बर्फ से मुक्त रखता है और चरवाहों के लिए बहुत आदर्श स्थिति पैदा करता है ये। इसी तरह से फोन भी है चिनूक की तरह। ये आल्प्स के उत्तरी, आल्प्स जो पर्वत है यूरोप का, उसके पूर्वी ढाल पे, उत्तरी ढाल पे उतरता है ये पवन, और गर्म और शुष्क होता है। इससे वहाँ पर जो ठंडी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सिराको ये सहारा में है। सिराको सहारा में जब चलती है तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, और भूमध्य सागर क्रॉस करके जब इटली में वर्षा करती है तो वहाँ पर सहारा की जो रेड सैंड होती है, लाल बालू होती है, वो भी नीचे आती है। इससे वहाँ रक्त वर्षा कहते हैं इटली में। ब्रैक रोलर ये यूएसए में है, गर्म मध्य अमेरिका में पूरा चला करता है। ब्रैक रोलर गर्म हवा है। टेम्पोरल ये मानसूनी हवा है मध्य अमेरिका की, ये यूएसए मध्य अमेरिका की, यूएसए में मध्य अमेरिका में चलने वाली एक मानसूनी हवा है। सिमूम ये अरब में चलती है, गर्म और शुष्क हवा है। हरमटन ये सहारा रेगिस्तान में भी चलती है, सहारा से पश्चिम की तरफ, जैसे ये चलती थी हरमटन वैसे भी चलती है, लेकिन ये गर्म स्थानीय पवन है। और ये चिली में, गिनी तट पर जब एकदम उससे कह सकते हैं मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से, जैसा अपने यहाँ मानसूनी मौसम होता है, लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं, तो उस समय ये जाके वहाँ शुष्कता पैदा करती है और लोग भले चंगे हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर विंड भी इसको कहते हैं हरमटन को। फिर ब्रिक फिल्डर आती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है, शुष्क हवा है। नार्वेस्टर ये भी ऑस्ट्रेलिया में शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्डर विक्टोरिया प्रांत में चलती है, ध्यान रखिएगा। लू जो है उत्तरी भारत में जानते हैं गर्मी में चलती है। सांता आना कैलिफोर्निया में गर्म हवा है। जोंटा ये अर्जेंटीना की है, गर्म हवा है, इसमें से अक्सर पूछा गया है, मिलाने वाला भी आता है। ठंडी हवाओं की बात करें तो मिन्स्ट्रल ये फ्रांस में चलती है, ध्रुव की तरफ से आने वाली हवा है और मौसम को बहुत ही ठंडा कर देती है। जिधर से हवा चलती है उधर खिड़कियाँ नहीं लगाई जाती हैं फ्रांस में। इटली और यूगोस्लाविया में भूमध्य सागर के तट पर चलने वाली, एडियाटिक तट पर चलने वाली वो बोरा जो है, ये भूमध्य सागर इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है। ब्लिजर्ड ये कनाडा यूएसए में मिन्स्टर की तरह ही है। और पैम्पेरो अर्जेंटीना और चिली में चलती है, ठंडी हवा है। लेवांटर दक्षिणी स्पेन में भी उसकी तरफ से, ध्रुव की तरफ से आने वाली हवा लेवांटर दक्षिणी स्पेन में। अब वनस्पतियों का वर्गीकरण देख लेते हैं। कुछ अक्सर पूछा था कि कौन सी किस, जैसे ट्रोपोफाइट क्यों नाम रखा गया है? तो ये बनवा घास वनस्पति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो पाई जाती है, बनवा घास वनस्पति। हाइड्रोफाइट ये हाइड्रो जल से ही पता चलता है, तो जल का ऊपरी सतह पर होती है। हाइग्रोफाइट, हाइग्रो माने आर्द्रता, तो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होती है। जीरोफाइट ये मरुस्थल में पाई जाने वाली है। मीसोफाइट टैगा वनस्पति है ये। जीरोफाइट कहाँ होती है? मरुस्थल में, ध्यान रखिएगा। क्रायोफाइट ये टुंड्रा में होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, तो ठंडे से मतलब है। हाइलोफाइट, हाइलो नमक लवण संबंधित होता है, नमकीन जल में होने वाली वनस्पति को हाइलोफाइट कहते हैं। लिथोफाइट वनस्पति कठोर चट्टान पर जो होती कहते हैं लिथोट्रिप्सी जो पत्थरी होती है पेट में, उसको तोड़ने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर लिथो वही है पत्थर, यानी पत्थर पे जो हो, कठोर चट्टान पे हो, लिथोट्रिप्सी है। पायरोफाइट यानी अग्नि प्रतिरोधी, ये अग्नि प्रतिरोधी जो वनस्पति होते हैं पायरोफाइट कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर। इस तरह की एक दो वीडियो और देखने के लिए, जहाँ से केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उठा के रखते हैं, उसको आप इन छोटे छोटे क्लासेज में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।